बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले होम्योस्टेसिस की जो 3 मेजर टाइप्स हैं उनके बारे में आपको ब्रीफली बताएंगे और उसके बाद फिर इसमें से एक टाइप ऑस्मो रेगुलेशन, इसको आज स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। और इस टॉपिक में ऑस्मो रेगुलेशन के इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल्स को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो इन दोनों ग्रुप्स में क्या फ़र्क होता है, ऑस्मो रेगुलेटर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में कौन कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, और इसके साथ साथ आज के इस लेक्चर में हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को भी थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे कि डिफरेंट हैबिटेट्स में जो पाए जाने वाले ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो कौन से हैं, और ख़ास तौर पर उसमें हम जो मैरीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि मैरीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स किस तरह से अपनी ऑस्मोटिक बैलेंस को आइडेंटिकल बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर। तो उसमें ऑस्मोलाइट से क्या मुराद है, ऑस्मोलाइट किन चीज़ों को कहा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो हमारा आज का ये लेक्चर सिर्फ ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स तक ये कन्फाइंड रहेगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स के मुतालिक, जिसमें हम ऑस्मो रेगुलेटर्स को फेस होने वाली प्रॉब्लम्स और उसके बाद फिर उनके लिए जो एडाप्टेशन उनके अंदर पाई जाती है उनका जिक्र करेंगे। तो आइए हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो बेटे ये 3 टाइप्स हैं होम्योस्टेसिस की, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन is the maintenance of water and solute level in the body. Excretion is the maintenance of nitrogenous waste या removal of nitrogenous waste from the body. और जबकि thermoregulation is the maintenance of temperature, body temperature according to the external temperature. So these are 3 basic types of homeostasis that we have to cover in this chapter. तो आज हम start करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर बेस करता है। देखिए ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन, तो जैसे कि अभी मैंने डिफाइन किया है कि ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट। वाटर और सोल्यूट की जब भी बात होती है तो वर्ड ऑस्मोटिक हमारे सामने आता है, ऑस्मोटिक, ठीक है। तो वाटर और सोल्यूट लेवल को ऑस्मोटिक बैलेंस भी कहा जाता है। वाटर एंड सोल्यूट लेवल इज आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक बैलेंस। इसको ऑस्मोटिक बैलेंस भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे अभी डिफाइन किया था कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट लेवल इन द बॉडी, और जबकि वाटर और सोल्यूट लेवल को ऑस्मोटिक बैलेंस भी कहा जाता है, तो इस वजह से मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक और सब्स्टिट्यूट टर्म भी यूज की जा सकती है। ऑस्मो रेगुलेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट यानी किसी बॉडी के अंदर अगर वाटर और सोल्यूट्स की एडजस्टमेंट की जाए अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट, तो इस मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस को ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट भी कहा जा सकता है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज अल्टरनेटिव टर्म फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। यहाँ पर हम ऑस्मो रेगुलेशन को एनिमल्स के हवाले से डिस्कस करने लगे।
यहाँ पर प्लांट्स का टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, यहाँ पर सिर्फ हम ऑस्मो रेगुलेशन को एनिमल्स के अंदर कवर करेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर एनिमल्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो आप उसको इस तरह से क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड अपॉन osmoregulatory properties, based upon osmoregulatory properties। तो osmoregulatory properties की बुनियाद पर अगर आप एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो आपके सामने दो किस्म के एनिमल्स आएंगे। उनमें से एक किस्म को कहा जाता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, और दूसरी किस्म को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेटर्स। हाँ जी भाई, बेस्ड अपॉन ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज we can classify the animals into two groups. One of them is known as osmoconformers and the other is known as osmoregulators. ये किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की गई है? ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड अपॉन ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉपर्टीज, तो आप एनिमल्स को कौन कौन से ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे? एक ग्रुप बनाएंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरा ऑस्मो रेगुलेटर्स। फर्क क्या होता है इन दोनों ग्रुप्स में? देखो, जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं ना, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, दे आर आइसोटोनिक टू देयर आउटर इन्वायरमेंट। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कैसे होते हैं? आइसोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। इनका जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ये रह रहे हैं, ये अपने इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक है। और उसके मुकाबले में ऑस्मो रेगुलेटर्स, दे आर आइदर हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, आइदर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। क्या मतलब होता है आइसोटोनिक का और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का? फर्स्ट ईयर में आप ये टर्म्स पढ़ चुके हैं। असल में देखो, ये जो टर्म्स होती हैं ना, ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ इस तरह से, ये सपोज करो कि ये आउटर इन्वायरमेंट है और इस आउटर इन्वायरमेंट के अंदर इस वक्त एक ऑर्गेनिज्म ये मौजूद है। ये एक ऑर्गेनिज्म आपको दिखाया है, यानी एक सेल है सपोज। सेल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर इसका जो आउटर इन्वायरमेंट है और इस सेल का इनर इन्वायरमेंट, दोनों के अंदर अगर वाटर और सॉल्यूट्स दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल कंसंट्रेशन, जैसे इसकी कंसंट्रेशन अंदर है वैसी ही इसकी कंसंट्रेशन बाहर है, तो ऐसी सूरत में आप इस इन्वायरमेंट को क्या नाम देंगे? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। व्हाट इज एन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट? तो आपने कहना है an environment in which water and solute concentrations are exactly same as they are present in the cell। ठीक है, अगर वाटर और सोल्यूट कंसंट्रेशन, अगर सेल की वाटर और सोल्यूट कंसंट्रेशन के साथ आइडेंटिकल हो जाएं, सिमिलर हो जाएं, तो सच एन एनवायरनमेंट इज नोन एज आइसोटोनिक। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आप याद रखो, ये आइसोटोनिक होते हैं। ऑन द अदर हैंड
ये जो आपको ऑस्मो रेगुलेटर्स बताएं, द ऑस्मो रेगुलेटर्स आर आइदर हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। दे आर आइदर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। जैसे आप देखिए मिसाल के तौर पे ये आपको आउटर इन्वायरमेंट्स शो किए हैं इधर चैम्बर के अंदर। अगेन दिस इज अ सेल, और अगर ये वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल में वाटर और सोल्यूट कंसंट्रेशन के मुकाबले में डिफरेंट हो तो ये इन्वायरमेंट हाइपो या हाइपरटोनिक हो सकता है। मसलन यहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल में मौजूद वाटर कंसंट्रेशन के मुकाबले में हायर है, और सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल में सोल्यूट कंसंट्रेशन के मुकाबले में लोअर है। ऐसा इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। दिस इज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और ऐसा इन्वायरमेंट इन विच द वाटर कंसंट्रेशन इज लोअर देन सेल सैप। सेल सैप से ये कंसंट्रेशन लोअर है, और जबकि सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर देन सेल सैप, सेल के मुकाबले में ये कंसंट्रेशन हायर है, तो सच एन इन्वायरमेंट इज नोन एज हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है ना, इस तरह तीन मुख्तलिफ किस्म के आपको इन्वायरमेंट में मिल सकता है। Some organisms are found in isotonic environment, some organisms are found in hypotonic environment, some organisms are found in hypertonic environment। याद रखो कि ये जो ऑस्मो कन्फॉर्मर ग्रुप है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ये सब आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में होते हैं, लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स में कोई आपको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मिलेंगे और कोई आपको हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मिलेंगे। मैंने भी आपसे ये कहा था कि ये टर्म्स रिलेटिव टर्म्स होती हैं, यानी अगर ये इन्वायरमेंट आइसोटोनिक है तो ऐसी सूरत में सेल खुद भी इसके लिए आइसोटोनिक होगा। ऐसी सूरत में सेल इटसेल्फ विल आल्सो बी आइसोटोनिक। अगर बाहर आइसोटोनिक है तो अंदर भी आइसोटोनिक। लेकिन यहाँ पर अगर बाहर आपको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट नजर आ रहा है तो इस सेल का जो अंदर का इन्वायरमेंट होगा, आपको याद है ना शुरू में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस के स्टार्ट में कि एक ऑर्गेनिज्म दो तरह के इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होता है, एक इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और दूसरा इंटरनल। तो अगर इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है तो एक्सटर्नल विल बी हाइपरटोनिक। एक्सटर्नल अगर हाइपोटोनिक है तो इंटरनल विल बी हाइपरटोनिक। अंदर का इन्वायरमेंट इसका कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। यानी हम इस एनिमल को यानी सेल को इस इन्वायरमेंट के लिए क्या कहेंगे कि दिस सेल इज हाइपरटोनिक टू इट्स इन्वायरमेंट। और इसी तरह से अगर बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? सेल के अंदर का इन्वायरमेंट हो जाएगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक यानी इसको हम क्या कहेंगे कि दिस सेल और दिस ऑर्गेनिज्म इज हाइपोटोनिक टू इट्स आउटर इन्वायरमेंट। बच्चे आपको बात समझ में आ रही है कि हाइपोटोनिक में और हाइपरटोनिक में क्या फर्क है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन सेल के मुकाबले में हायर और सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल के मुकाबले में लोअर है। अगर आउटर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो तो सेल का अंदर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन सेल के मुकाबले में लोअर और सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल के मुकाबले में हायर हो तो ऐसे इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहेंगे। और अगर आउटर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगा तो सेल का जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो फिर हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो आपने इस तरह से ये टर्म्स याद रखनी है। जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो आइसोटोनिक होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए, और जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स या तो ये हाइपोटोनिक होते हैं या फिर हाइपरटोनिक होते हैं। पहला फ़र्क आपको समझ में आ गया इन दोनों ग्रुप्स में। मज़ीद आप देखिए कि ये जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स दे टेंड टू मेंटेन, टेंड का मतलब होता है कोशिश करते हैं, यानी इनका रुझान होता है, किस तरफ रुझान होता है, क्या कोशिश करते हैं ये? दे टेंड टू मेंटेन
internal osmotic conditions identical to their environment, to their external environment. हाँ जी, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या करते हैं, इनकी क्या कोशिश होती है? दे टेंड टू मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस आइडेंटिकल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी ये अपने अंदर की जो ऑस्मोटिक कंडीशंस है ना, कि उनको मेंटेन करेंगे, लेकिन किस तरफ मेंटेन करेंगे कि जिस तरह से बाहर की ऑस्मोटिक कंडीशन होगी उसके मुताबिक ये करेंगे, उसके साथ आइडेंटिकल करेंगे, उससे डिफरेंट नहीं करेंगे। समझ आई बात? क्योंकि ये आइसोटोनिक होते हैं ना, तो इनको हम हमेशा अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल मैच करना होता है। समझ आई बात? कि दे आर एक्चुअली आइसोटोनिक, तो इनकी जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन है इट मस्ट बी आइडेंटिकल टू द आउटर एनवायरनमेंट। और हाउ इट बिकम्स आइडेंटिकल, क्या मेथड यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, ये अभी आपको पॉइंट आउट करते हैं कि ये किस तरह से अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मैच करते हैं। तो इस तरह से ये आइसोटोनिक बन जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो आपको ग्रुप्स बताएं, ऑस्मोरेगुलेटर, ऑस्मोरेगुलेटर जो या तो हाइपोटोनिक होते हैं या हाइपरटोनिक होते हैं, तो इनकी कोशिश क्या होगी, तो आप इनके बारे में बताएंगे कि दे टेंड टू मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस डिफरेंट, उधर हमने आइडेंटिकल वर्ड लिखा था, इधर आएगा डिफरेंट, टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके मुकाबले में ये डिफरेंट इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस मेंटेन करते हैं। देखो आपको यहाँ पे अंदाजा हो रहा है कि अगर आउटर एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, इफ द आउटर एनवायरनमेंट इज हाइपोटोनिक, तो ऐसी सूरत में इन एनिमल्स ने अपने इनर एनवायरनमेंट को किस तरह का बनाया हुआ है? हाइपोटोनिक। अगर आउटर हाइपोटोनिक है तो अंदर का एनवायरनमेंट कैसा बनाया हुआ है? हाइपरटोनिक। और इसी तरह से आउटर एनवायरनमेंट इज हाइपरटोनिक, तो इन एनिमल्स ने अपना अंदर का एनवायरनमेंट कैसा बनाया हुआ है? हाइपोटोनिक। तो ये हमेशा डिफरेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस मेंटेन करते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। यानी यूं समझ लें कि इनका जो सेट पॉइंट है ना, ये जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, इनका सेट पॉइंट है जैसा आउटर एनवायरनमेंट के अंदर वाटर और कंसंट्रेशन का लेवल है ना, वही इनका सेट पॉइंट है। यानी ये उसके मुताबिक अपने आप को मेंटेन करते हैं, सेट पॉइंट के ऊपर अपने आप को लेकर आते हैं, तब इनकी सर्वाइवल मुमकिन है। अगर ये अपने आप को अपने इन्वायरमेंट से डिफरेंट रखेंगे तो ये मर जाएंगे, ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं, इनका जो सेट पॉइंट है ना, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट है। यानी कोई अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसका सेट पॉइंट कहीं हाइपरटोनिक टाइप का होगा, और उसने उस हाइपरटोनिक सेट पॉइंट को मेंटेन करना है। और अगर ये मेंटेन करने में फेल हो जाता है ये एनिमल, तो ये सर्वाइव नहीं करता, मर जाता है ये। बिल्कुल इसी तरह से अगर आउटर एनवायरनमेंट किसी एनिमल का हाइपरटोनिक है तो इसका सेट पॉइंट कोई हाइपोटोनिक रेंज में है, और अगर ये अपना वो हाइपोटोनिक सेट पॉइंट मेंटेन नहीं करता तो ये मर जाता है, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो याद रखो कि अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर ना डिफरेंट एबिलिटीज रखी हुई हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स अपने आउटर इन्वायरमेंट के साथ आइडेंटिकल होकर सर्वाइव कर सकते हैं, और जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स अपने आउटर इन्वायरमेंट से डिफरेंट होकर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये आइडेंटिकल हो गए तो ये मर जाएंगे, ये अगर डिफरेंट हो गए तो ये मर जाएंगे। समझ आई बात? तो जो सेट पॉइंट होता है, आपको याद होगा सेट पॉइंट हमने कहा था कि सेट पॉइंट वो ऑप्टिमम स्टेट होती है किसी भी वेरिएबल की, वो ऑप्टिमम स्टेट होती है किसी भी वेरिएबल की जो कि सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है ना, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, उस आइडियल स्टेट को सेट पॉइंट कहते हैं। तो इनका सेट पॉइंट आइसोटोनिक है, इनका सेट पॉइंट
या हाइपोटोनिक रेंज में होगा या हाइपरटोनिक रेंज में होगा, आइसोटोनिक हरगिज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब जरा देख लेते हैं कि ये जो आपको दोनों ग्रुप्स बताएं इनमें कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आपको बताएं ना, इसके अंदर एक तो सारे के सारे मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स शामिल हैं। ऑल मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। जितने भी मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी इसके अंदर शामिल हैं। एग्जाम्पल्स आप क्या बताएंगे? ऑल मैरीन। व्हाट आर मैरीन? मैरीन किसे कहते हैं? समंदर, समंदर में पाए जाने वाले, ठीक है, समंदर में पाए जाने वाले एनिमल्स को मैरीन एनिमल्स कहा जाएगा। तो ऑल मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सब के सब ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। इसके साथ साथ सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं जी? ये जो नालियों में पानी होता है वो कौन सा होता है? फ्रेश वाटर होता है या मैरीन वाटर होता है? अच्छा, इसको भी फ्रेश वाटर कहा जाएगा, ठीक है। देखो, फ्रेश वाटर की डेफिनेशन ये होती है कि द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ अदर देन सी एंड ओशन। सी और ओशन के अलावा, समंदर के अलावा दुनिया में ज़मीन के ऊपर जहाँ पर भी पानी मौजूद है वो सारा फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि फ्रेश वाटर सिर्फ ये कोई पीने वाला पानी फ्रेश वाटर नहीं कहलाता, बल्कि इन बायोलॉजिकल टर्म्स फ्रेश वाटर इज द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ अदर देन सी एंड ओशन। सी और ओशन के अंदर जो वाटर है वो है मैरीन, लेकिन उसके अलावा जितना भी वाटर है वो सारा फ्रेश वाटर कहलाएगा। तो सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, ये इसमें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में आते हैं। एंड सम मैरीन वर्टिब्रेट्स, कुछ मैरीन वर्टिब्रेट्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सम मैरीन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट ये एनिमल्स के दो ग्रुप्स हैं। आपने फर्स्ट ईयर में यकीनन पढ़ा है, इनवर्टिब्रेट में बैकबोन नहीं होती, वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होती है ना। तो कुछ मैरीन वर्टिब्रेट्स लाइक मैगजाइन, इनमें एग्जांपल देते हैं। मैगजाइन, जिनको हैग फिशेस भी कहा जाता है, आमतौर पर इन्हें हैग फिशेस कहते हैं। और हैग फिशेस और इसके अलावा लेस्मोब्रांक्स, जैसे शार्क्स और रेज। लेस्मोब्रांक्स या इनकी एग्जांपल्स होंगी शार्क्स एंड रेज, ठीक है। तो ये शार्क्स एंड रेज ये लेस्मोब्रांक्स कहलाते हैं, इनके ग्रुप का नाम है लेस्मोब्रांक्स। और जबकि हैग फिशेस के ग्रुप का नाम है मैगजाइन। ये कौन थे? ये फ्रेश, ये मैरीन वर्टिब्रेट की एग्जांपल्स बताई हैं। तो कुछ मैरीन वर्टिब्रेट, कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट और ऑल मैरीन इनवर्टिब्रेट, ये सब एग्जांपल्स किसकी हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये वाले जो एनिमल्स मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, दीज एनिमल्स जो यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, ये अगर एनिमल्स ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, तो मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि ये जो शार्क है, बताओ शार्क ये अपने आउटर इन्वायरमेंट के साथ क्या ऑस्मोटिक बैलेंस शेयर कर रही है? यानी ये आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है? शार्क फिश आपने पढ़ी ना, आइसोटोनिक। तो बेटे ये जितनी भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी है ना, इनको याद रखना है कि ये सब आइसोटोनिक है अपने इन्वायरमेंट के साथ।
तो इसी वजह से इनमें ये वाली प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं कि दे टेंड टू मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन आइडेंटिकल टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इसी बुनियाद पर इनको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में क्लासीफाई किया है। ऑन द अदर हैंड इस ग्रुप के अंदर हम कौन से एनिमल्स को इंक्लूड करेंगे? तो इस ग्रुप के अंदर आप इंक्लूड करेंगे ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द मेरीन वर्टिब्रेट्स। ऑल फ्रेश वाटर एनिमल्स, इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी? ऑल फ्रेश वाटर animals, almost all freshwater animals except few, जैसे some freshwater invertebrate का यहाँ पे कहा था ना, तो उनको छोड़ के almost all freshwater animals and most of the marine vertebrates, most of marine vertebrates और इसके अलावा ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जितने भी खुश्की पे पाए जाने वाले जानवर हैं, ये सब कौन है? ये ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। बताओ इंसान किस ग्रुप में इंक्लूड होगा? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में या ऑस्मो रेगुलेटर्स में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं? ऑस्मो रेगुलेटर में, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। बताओ ये एलिफेंट किस में इंक्लूड होगा? एलिफेंट, तो ये बेटे ऑस्मो रेगुलेटर वाले ग्रुप में आएगा, क्योंकि ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ना, तो इसमें ये एलिफेंट भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो ये इस ग्रुप में इंक्लूड होगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, हाउ दे मेंटेन देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस आइडेंटिकल टू आउटर एनवायरनमेंट। How osmoconformers maintain their osmotic balance identical to their outer environment, identical to their external environment। ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बताई थी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की, कि जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं दे टेंड टू मेंटेन देयर ऑस्मोटिक बैलेंस आइडेंटिकल टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हम इसको अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि हाउ दे मेंटेन देयर ऑस्मोटिक बैलेंस आइडेंटिकल टू देयर आउटर इन्वायरमेंट। अच्छा, इनमें ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में, वो मैरीन है या फ्रेश वाटर हैं? ज़रा देखो मैंने अभी आपको क्या लिखवाया है। ज़्यादातर एनिमल्स जो ऑस्मो कन्फॉर्मर हैं वो मैरीन है या फ्रेश वाटर हैं? मैरीन। तो हम यहाँ पे वो मैरीन एनिमल्स की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। हाउ मैरीन ऑस्मो कन्फॉर्मर, यहाँ पे चलो ऐड भी कर लेते हैं, ये दरअसल हम मैरीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की बात कर रहे हैं ताकि ये स्पेसिफिक रहे। तो मैरीन वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होती है? मैरीन वाटर का स्टेटस कैसा होता है? स्टेटस ऑफ मैरीन वाटर जो इनकी हैबिटेट है उसका स्टेटस क्या है, यानी उसमें वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है? तो याद रखो कि मैरीन वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, it is always characterized by presence of very high salt concentration. Marine water generally contain very high salt concentration and contain very low water concentration। आप कहेंगे मैरीन वाटर पूरा वाटर ही वाटर है, तो फिर ये वाटर कंसंट्रेशन लो कैसे हो गई? लेकिन बेटे अगर आप ये परसेंटेज वाइज देखें ना, इसमें जैसे आप कोई भी मैरीन वाटर का सैंपल लें, आप जैसे 100 ml मैरीन वाटर का सैंपल लें और उसमें आप कैलकुलेट करें कि उसमें साल्ट की परसेंटेज कितनी है और वाटर की परसेंटेज कितनी है, तो आपको नज़र आएगा कि साल्ट की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर मौजूद किसी एनिमल के मुकाबले में। वहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है उसके मुकाबले में। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा होगा कि जो मैरीन वाटर्स का स्टेटस कैसा है। मैरीन वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई साल्ट कंसंट्रेशन
एंड वेरी लो वाटर कंसर्नेशन। अब इस तरह के इन्वायरमेंट के साथ आइडेंटिकल होना है। ये जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं इनको क्या होना है, दे हैव टू बी आइडेंटिकल, दे हैव टू मेंटेन देयर ऑस्मोटिक बैलेंस आइडेंटिकल टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अपनी बॉडी के अंदर भी इतनी हाई साल्ट कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनके पास स्ट्रेटजी क्या है, मैकेनिज्म क्या है। स्ट्रेटजी या मैकेनिज्म ऑफ मैरीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ये मैरीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या करते हैं, मैरीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो मैरीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के पास स्ट्रेटजी ये है कि ये रिटेन करते हैं, दे रिटेन रिटेन का मतलब होता है कि अपने अंदर प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं। दे रिटेन और कंजर्व या एक्यूमुलेट करते हैं। दूसरा एक और अल्टरनेटिव वर्ड है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट यूरिया इन देयर ब्लड, यूरिया इन देयर ब्लड। ये अपने ब्लड के अंदर यूरिया को रिटेन करते हैं, यूरिया। तो बाय द रिटेंशन ऑफ यूरिया, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन देयर ब्लड, इनकी जो अंदर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो इंप्रूव होगी। तो इस तरह से ये अपना ऑस्मोटिक बैलेंस आइडेंटिकल बनाते हैं बाय रिटेंशन ऑफ यूरिया। लेकिन यूरिया इन हाई कंसंट्रेशन बिकम्स डैमेजिंग फॉर द प्रोटीन्स। इन हाई कंसंट्रेशन अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में रिटेन हो जाए तो इन हाई कंसंट्रेशन यूरिया बिकम्स डैमेजिंग फॉर प्रोटीन्स। यूरिया प्रोटीन के लिए क्या बन जाता है, डैमेजिंग फॉर प्रोटीन। इट कॉजेज प्रोटीन डीनेचुरेशन। हाई कंसंट्रेशन में ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन की डीनेचुरेशन कॉज करेगा, यानी कायोट्रोपिक है। एक ऐसा कंपाउंड जो डीनेचुरेशन कॉज करे प्रोटीन की, उसे कहते हैं कायोट्रोपिक। कायोट्रोपिक। हाँ जी, तो इन हाई कंसंट्रेशन चूंकि ये यूरिया प्रोटीन डीनेचुरेशन कॉज करता है, यानी ये कायोट्रोपिक इन नेचर है। बस ये आखिरी पॉइंट। तो इस वजह से इसके इफेक्ट को रोकने के लिए, इसके इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए ये एक और अल्टरनेटिव कंपाउंड रिटेन करते हैं। दे बिगिन टू रिटेन अनदर अल्टरनेटिव कंपाउंड इन ऑर्डर टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ द यूरिया इन हाई कंसंट्रेशन। और वो क्या है, दे टेंड टू रिटेन, कंजर्व और एक्यूमुलेट अनदर कंपाउंड नोन एज ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड, TMAO। पूरा नाम बुक में लिखा हुआ है, ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड, TMAO। तो ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड ये यूरिया के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में साल्ट रिटेन करने की ज़रूरत है, यानी अगर आउटर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा साल्टी हो गया है, तो उसके साथ आइडेंटिकल बनाने के लिए ये प्राइमरली रिटेन करेंगे यूरिया को। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी जब रिटेन करनी पड़ती है यूरिया की, तो वो चूँकि इनकी प्रोटीन के लिए डैमेजिंग हो जाता है। इन हाई कंसंट्रेशन इट कॉजेज द प्रोटीन डीनेचुरेशन बिकॉज इट इज़ कायोट्रोपिक एजेंट। कायोट्रोपिक एजेंट कहते हैं ऐसे कंपाउंड को जो डीनेचुरेशन कॉज करे। तो इसके इफेक्ट से बचाने के लिए ये एनिमल्स
ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड को रिटेन करते हैं, जिससे ये यूरिया का इफेक्ट प्रिवेंट हो जाता है और वो जो सोल्यूट कंसंट्रेशन इंप्रूव करनी थी वो वाला मसला भी हल हो जाता है। तो इस तरह से ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, दीज टू मॉलिक्यूल्स यानी यूरिया, देयरफॉर यूरिया एंड trimethylamine oxide are collectively called osmolytes, यानी osmolytes क्या है? osmolytes को क्या डिफाइन करेंगे? what are osmolytes? यानी because they increase osmotic concentration. तो because they increase osmotic concentration of the body, therefore they are called osmolytes. अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि why trimethylamine oxide and urea are called osmolyte, तो आपने ये रीजन देना because these compounds can increase the osmotic concentration of the body, therefore they are called osmolytes. या फिर इसको यूं कहेंगे कि in marine osmoconformers these compounds are used to maintain their internal osmotic condition identical to their external environment, therefore these compounds are called osmolytes. इस वजह से इनको osmolytes कहते हैं। या फिर ये क्वेश्चन यूं भी हो सकता है कि what are osmolytes? what are osmolytes? ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। चलें ठीक है जी, तो इस तरह से आपको ये पता चला कि ऑस्मोकन्फॉर्मर्स किस तरह से अपने आप को आइडेंटिकल बनाते हैं अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.